पे सर व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी, इज इट साइंटिफिक एंड इज इट रियली क्रिएटिंग अ डिफरेंस एंड इज इट व्हाट वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड कि ये जो विजन थेरेपी के प्रोसेस हैं या किसी भी थेरेपीज के प्रोसेस हैं और बच्चा इन चीजों में रिकवर कर जाता है, एंड इज इट अ वेल एस्टैब्लिश्ड कांसेप्ट? I'll again try to explain it in a simple format rather than using terminologies or the jargon. जो हमारा दिमाग है उसका एक फंक्शन है इक्विलिब्रियम, आपको सर्वाइवल, द ब्रेन वांट्स यू टू सर्वाइव, ओके, और किसी भी तरह से वो फंक्शनिंग चेंज करके कुछ करके आपको जिंदा रखना चाहता है, राइट, एंड व्हेन इट फेल्स इट सेज बाय बाय एंड यू आर गॉन. So that is, we call it survival mechanism. right. So survival mechanism or equilibrium is the basic function of the brain. right. और वो आपका मतलब MHQ है, मिशन हेडक्वार्टर है, जो आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, सारा चला रहा है, चाहे आपका हार्ट हो या लिवर हो या स्टमक हो या कुछ भी हो, वो ब्रेन के थ्रू हो रहा है फंक्शन. तो वो अप डाउन राइट लेफ्ट करके उसे चलाता रहता है. सो न्यूरोप्लास्टिसिटी आपने वर्ड यूज किया, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब कि कुछ हिस्सा ब्रेन का अगर डैमेज हो जाए, सो न्यूरल टिश्यू एक ऐसी टिश्यू है जो एक बार व्हेन इट इज डेड, इट इज डेड, उसके बाद में उसे रिवाइव नहीं किया जा सकता. तो न्यूरोप्लास्टिसिटी कॉन्सेप्ट में ये होता है कि जो उसके आजू बाजू के जितनी टिश्यू है that starts taking over the function of the dead area. Okay. जैसे मैंने कहा कि सर्वाइवल मैकेनिज्म, तो ब्रेन चाहता है आप सर्वाइव करें, ब्रेन नहीं चाहता कि आप खत्म हो जाए. तो जो आजू बाजू की जो टिश्यूज हैं, दे टेक ओवर द फंक्शन, वो थोड़ा ज्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, चाहे पूरे हद तक ना करें पर कुछ लेवल तक दे टेक ओवर एंड दे फंक्शन. सो दैट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी. So it is a lifetime work of Dr. Ramachandran who proved that it exists. और अगर आप उसका सिंपल सा एग्जांपल देखें तो स्ट्रोक के बाद में जब कोई भी इंसान पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, तो थेरेपी करके, फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी वगैरह करके उसे रिवाइव कर दिया जाता है. बिल्कुल. तो कैसे वो करने लगा है? क्योंकि पैरालिसिस का मतलब है कि वो हिस्सा खत्म हो गया. तो अगर हम उस पे जाएं तो वो कभी भी रिवाइव नहीं होना चाहिए. अगर वो रिवाइव हो रहा है बिकॉज सम पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज टेकन ओवर द फंक्शन एंड द पर्सन इज एबल टू. तो आई थिंक द ब्रेन, उसके न्यूरल टिश्यूज आर वर्किंग लाइक अ फैमिली. तो किसी दिन अगर एक्चुअली में अगर वो लड़ाई नहीं करता कि लेडी ऑफ द हाउस की तबीयत खराब है, तो ऐसा नहीं है कि घर में खाना नहीं बन सकता है, हस्बैंड भी खाना बना सकता है, वो कुछ ना कुछ तो उसमें एबिलिटी तो है, इट्स जस्ट दैट उसका प्राइमरी रोल नहीं है, तो दे ट्राई टू टेक इट ओवर. तो इसी तरीके से आई थिंक हमारे न्यूरॉन्स भी वर्क करते हैं, दे ट्राई टू टेक इट ओवर, और इसलिए नए न्यूरल कनेक्शन बनते रहते हैं. इट्स जस्ट दैट उस घर के आदमी को उसकी पोटेंशियल रियलाइज करवाना, भाई खाना तू भी बना सकता है, एंड दिस इज द प्रोसेस एंड दिस इज हाउ यू कैन डू इट, देन प्रोबेबली ही कैन आल्सो डू इट. मे बी इट इज समथिंग लाइक दैट. समझाने के लिए वी आर जस्ट ट्राइंग टू पुट इट वेरी इजीली टू यू. This is how it works. वो particular area तो dead हो गया, but surrounding area takes over the role. Some part. It may not be 100%. And that, yes. पर उसे काम चलाऊ बनाना चाहता है. Yes. और उसको improve किया जा सकता है. सबसे important चीज है कि उसको improve किया जा सकता है. तो अगर हम इन cases की जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो इन cases में specifically ना तो कोई medicine work करती है, ना कोई surgery work करती है. I think this stimulation और उसको सिखाना, उसको improve करना, this is the only way out. So at least as parents or as caregivers, we should not miss on these opportunities. Anyone. It could even be a person who has had a road traffic accident. Yeah, that was my next question in the next segment, which I really wanted to ask you. कि जो जब एक एज के बाद में the person has lived for like good 25, 30, 40 years, road traffic accident हो गया, या सिंपल क्रिकेटर को कंकशन हो गया, बॉल लग गई सर पे, चोट हो गई. आपका ऋषभ पंत is a example. Yeah, latest example. And so many of the times हम देखते हैं कि उनका स्ट्रक्चरली सब कुछ ठीक है, बट परफॉर्मेंस गिरता चला जाता है, they are not able to perform well. So do you think वहाँ पे भी उनका भी
विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो जाता है? एंड कैन इट बी? इट कैन आई कांट से कि हर प्लेयर का या किसी का भी परफॉर्मेंस अगर खराब हुआ तो विजुअल फंक्शनिंग की वजह से ही है. इट्स नॉट दैट नीड नॉट बी द ट्रूथ. बट through the examination, through different tests, if we find that it has gone down, then yes, definitely through these therapies. And then it should be improved, and then it can be improved. It will be. So even the neuro cases, brain stroke के आ जाते हैं. Oh yeah, बिल्कुल. लोगों का body balance shift हो जाता है. तो उन cases में भी vision therapy can help. बिल्कुल. So friends, this is an elaborative topic, and I think I'll give you a very simple example. Amblyopia. Right. Lazy eye जो एक जमाने में हम कहते थे कि सिर्फ पैचिंग इज द ओनली आंसर. Today we do not believe that. Today we say it is a totally different thing. It's a neurological problem, not the eye problem. So हम ब्रेन पे जब काम करते हैं तो वो ठीक कर पाते हैं. आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात की थी, तो एक जमाना था जब हम सोचते थे कि ब्रेन का डेवलपमेंट 8, 10, 12 साल तक होता है. क्रिटिकल पीरियड. आज भी कई लोग क्रिटिकल पीरियड की बात करते हैं. तो लोग मेरे से पूछते हैं कब खत्म होता है. इज देयर एन एंड टू क्रिटिकल पीरियड? मैं कहता हूँ हाँ जी होता है. कब होता है? कब शुरू होता है? जब बच्चा पैदा होता है. और कब खत्म होता है? जब वो मर जाता है. मरने के बाद में क्रिटिकल पीरियड डज नॉट एक्सिस्ट. वो खत्म. हमारे एक फ्रेंड कहते थे जन्म से परण था, परण से प्रभु की शरण था. You have the capacity and the capability to learn things. Your brain, आपका मोटिवेशन शायद एज के साथ साथ चला जाता है नई चीजें सीखने का, बट ब्रेन की कैपेसिटी कम नहीं होती. So that is what is important. Exactly. And that's what an important takeaway message. एक और चीज आपको बोलना चाहूंगा कि it is not necessary कि आपको एक हार्डकोर विजन थेरेपी करनी ही. मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ है. Even on hospital bed. यूएस में होता है. ऑप्टोमेट्रिस्ट हॉस्पिटल जाकर इन हिज रूम बहुत बेसिक थेरेपी देते हैं. आई मूवमेंट्स, बेसिक आई मूवमेंट, बेसिक आई हैंड कोऑर्डिनेशन. तो धीरे 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 करके ऑन हॉस्पिटल बेड इट इज गिवन, एंड दैट लीड्स टू अ मच बेटर एंड मच प्रॉपर रिकवरी. Because sir has been speaking into many conferences, international conferences में भी सर के लेक्चर्स होते हैं, especially US, Europe, if we talk about, और आपका बहुत अच्छा एक्सपोजर है. तो I think वहाँ पे विजन थेरेपी और ज़्यादा इवॉल्व है. और ऐसे केसेस में भी even the neurosurgeons, neurologists, psychiatrists, all of them they are aware about. Yes. And they also freely refer the patients. Yes. और वहाँ पे I think जो behavioral optometrist हैं या neurovision specialist हैं, they go to the clinic and meds, and बहुत सी बार छोटे स्पेशल लेंसेज, प्रिजम्स, उसके थ्रू भी उनके बहुत सारी चीजें की जा सकती है. बहुत सिंपल चीजों से बहुत बेसिक प्राइमरी थेरेपीज दे सकते हैं. और एक और चीज जो बहुत जहन में रखने की है वो ये है कि इट इज अ टीम वर्क. इट इज नॉट यूनिलैटरल, मतलब कि मैं ही ये सब कुछ कर सकता हूँ. तो इसमें बहुत बड़ी टीम होती है. डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम वो पूरी टीम एक साथ अपने गोल्स सेट करती है. 100%. और एक डिस्कशन होती है. वो डिस्कशन में हर बंदा अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है, एंड देन अ ट्रीटमेंट प्लान इज डिसाइडेड. और ट्रीटमेंट प्लान में क्या होता है कि गोल्स सेट होते हैं. हम ये करेंगे, इससे ये होगा. तो इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर्स वर्क. फॉर एग्जाम्पल फिजियोथेरेपिस्ट अगर एक सेरेब्रल पॉलिसी पे काम कर रहा है या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी पे काम कर रहा है, so they will be working from the muscles and the bones and other perspective, movement perspective. True. Now how that movement is going to take place because of vision, वो एक विजन थेरेपिस्ट करेगा. So उससे क्या होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट का जो काम है that eases out and the recovery and the success is much higher. I want to mention a case here that we did, or with sir's guidance. Obviously we are doing all this work. तो हमने देखा कि एक केस हमारे पास में रेफर्ड आया, उसको बॉडी बैलेंसिंग के इश्यूज थे. The child was not able to, the physiotherapist ने पूरा अपना जान लगा दिया था, but not able to do that. When we saw that case, तो again उसके आई मूवमेंट डिसऑर्डर्स थे, नंबर कुछ नहीं था. पेरेंट्स को समझने में 1 साल लग गया
कि अच्छा फिर आखिरी में देन दे चलो दे टुक अ कॉल कि लेट्स स्टार्ट जिम। और अभी अगर हम देखते हैं तो आई थिंक डॉक्टर अक्षता वाला सेगमेंट हमने पहले भी हमारे चैनल पे डाला था। दैट चाइल्ड इज वॉकिंग गुड बॉडी बैलेंस, ही इज लर्न स्केटिंग, और वो इतना बढ़िया बैलेंस बोर्ड पे बैलेंस करता है व्हिच वी आल्सो कैन नॉट इमेजिन। हिज बैलेंसिंग स्किल्स हैज इंप्रूव्ड सो मच। सो एज सर हैज राइटली पॉइंटेड, इट्स नॉट वन पर्सनस वर्क, इट्स अ कंप्लीट टीम एफर्ट। और उस टीम के अंदर विजन थेरेपी या विजन रिहैबिलिटेशन इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स व्हिच हैज टू बी लुक्ड अपॉन। और समराइज करें आज के टॉप को, तो ऐसा जरूरी नहीं है चाहे नॉर्मल बच्चा हो चाहे स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हो, कि बच्चे में अगर विजुअल एक्टिविटी 6/6 है या अगर उसके आंखों में कोई चश्मे का नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे का विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम ठीक है या उसका ऑक्यूलोमोटर सिस्टम यानी विजन से जो उसका मोटर एक्शन आने चाहिए वो सिस्टम ठीक है। अगर उसमें भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है तो विजन रिहैबिलिटेशन एंड विजन थेरेपी कैन रियली हेल्प देम इन बूस्टिंग नॉट ओनली हाउ दे सी द वर्ल्ड but boosting their confidence and giving them a better chance to lead their life. With that, we would like to end today's session. And thank you so much, sir, for your insightful thoughts and इतनी सारी learnings आज हमारे साथ में share करने के लिए. So, looking forward to have more. You can like it, subscribe it, give your comments below in the section if you like today's video. और कोई aspects के ऊपर आप चाहते हैं कि हम लोग बात करें, आप कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, do write in your comments. And if you agree, if you don't agree, mention it in the comments. We'll come back to you. Till then, this is optometrist Abhinav Baharwal and Dr. Aditya Goyal. We are here with you to support you with your vision, and we are there as your vision grows. Thank you.